वो इस साल के थीम के अनुसार ही संदेश है। मेरा सभी लोगों को ये कहना है, एक्ट अर्ली, डायग्नोस अर्ली एंड ट्रीट अर्ली, सो दैट कि डिजीज बहुत ज़्यादा बढ़े नहीं, डिजीज के बढ़ने से पहले ही उसका निदान कर सकें। धन्यवाद। होने का पर्पस है वो है वर्ल्ड सीओपीडी डे। सीओपीडी एक प्रोग्रेसिव डिजीज है फेफड़ों की, जहाँ पे क्या है जहाँ पेशेंट को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, जैसे कि अभी आप पोल्यूशन का भी माहौल देख रहे हैं। तो आज हमारे साथ में है डॉक्टर भूषण बंसल, HOD मेडिसिन डिपार्टमेंट आधार हॉस्पिटल, एंड डॉक्टर दीपक तायर, HOD चेस्ट आधार हॉस्पिटल। तो जो भी पोल्यूशन से संबंधित है, सीओपीडी की बीमारी से संबंधित है, सांस की दिक्कत से संबंधित है, उन सभी के विषय में आपको जानकारी दें। और वर्ल्ड सीओपीडी डे हर साल हम मनाते हैं, जिससे कि हम सीओपीडी के बारे में जो भी अवेयरनेस है या कोई कैंपेन है। जो सीओपीडी हमारा मोस्टली हम देखते हैं इंडिया में सेकंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है, जो हम टोटल कार्डियक कॉजेज़ के बाद दिस इज़ द सेकंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ। जो सीओपीडी बेसिकली बीमारी है, इसमें हमारे लंग्स में परसिस्टेंट एक एयर फ्लो लिमिटेशन और एक ऑब्स्ट्रक्शन रहती है, जिसके कारण पेशेंट को सांस लेने में काफ़ी कठिनाई होती है। और इसका मेजर जो पहले हम पुराने जैसे हमारा डाटा था उसमें हम देखते थे कि जो हमारा मेनली स्मोकिंग या तो हमारा जो किसी भी तरह से बीड़ी, हुक्का या फिर सिगरेट, या फिर घर में आपका जो चूल्हा है या किसी भी तरह से धुआं के आप उसमें संपर्क में आ रहे हो। लेकिन जो अब नया डेटा आ रहा है उसमें हमारा सीओपीडी का मेन एक जो कॉज है वो एयर पोल्यूशन, जो हम देखते हैं कि अब पिछले 10 साल के डेटा में हम देखते हैं कि जो नॉन स्मोकर्स हैं उनको भी जो हमारा एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट रिलेटेड जो हमारा आजकल स्मोक है, वो उससे इन पेशेंट्स को सीओपीडी हो रहा है। सो इस साल की जो सीओपीडी डे की जो एक उन्होंने वो रखा हुआ है कि ब्रीदिंग इज़ लाइफ, एक्ट अर्लियर। तो ये एक इन्होंने वो रखी है कि जो कि हमें इस तरह से सीओपीडी को अर्ली डायग्नोसिस और मैनेजमेंट करना है कि हम इस बीमारी को जल्दी से पकड़ पाएँ, और ताकि इसकी जो भी क्योंकि ये सीओपीडी इज़ अ प्रोग्रेसिव डिजीज़, अगर हम इसको जल्दी ट्रीट नहीं करते तो अल्टीमेटली इट विल लीड टू डिक्लाइन इन द लंग फंक्शन। तो हमारे लंग फंक्शन को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करेगा, और उसके बाद समटाइम्स जो पेशेंट के फिर बहुत मुश्किल होता है ऐसे पेशेंट्स को मैनेज करना। तो जितना जल्दी हम सीओपीडी की को डायग्नोस करेंगे, उतना जल्दी हम इसके ट्रीटमेंट और जो उसके बाद दूसरे उसके फैक्टर्स हैं उनको हम कंसिडर कर पाएंगे कि पेशेंट इस चीज़ से काफ़ी जल्दी उसको आराम मिले। सर, सीओपीडी का प्रिवलेंस है और धुआं, ये दो चीज़ें हैं जिससे हमारी समस्याएं बढ़ रही हैं। जो लोग जेनेटिकली प्रीडिस्पोज हैं और वो अगर किसी भी तरह के धुएं के संपर्क में आ रहे हैं या वो स्मोकिंग कर रहे हैं, चूल्हे के संपर्क में आ रहे हैं, तो उससे धीरे धीरे उनकी सांस की जो नलियाँ हैं उसमें सूजन आ जाती है। सूजन आने से बलगम ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है, जिससे व्यक्ति को बाद में सांस लेने में समस्याएं शुरू हो जाती हैं। तो इसमें जितना जल्दी उस समस्या को आइडेंटिफाई कर लिया जाए, उतना जल्दी उसका ट्रीटमेंट हम शुरू कर सकते हैं, जिससे कि डिजीज़ को एक तो बढ़ने से रोका जा सकता है, और सेकेंडली अर्ली ट्रीटमेंट से जो समस्याएं बाद में किस स्टेज में व्यक्ति को होने वाली हैं उनसे भी हम बच सकते हैं। तो ये एक मेन इशू है जो कि सीओपीडी के डे के अंदर हमें लोगों को अवेयर करने की आवश्यकता है। तो डॉक्टर साहब, जैसे ये आप बताया धुआं जैसे स्मोकिंग का है या जो स्मोक का है या वो जो फसल कटती है चलाते हैं, तो इनमें भी अंतर है क्या कि कौन सा धुआं ज़्यादा खतरनाक है इससे, या बराबर ही है ये भी? नहीं, ऐसा कोई डाटा नहीं है कि भाई कौन सा धुआं ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन आमतौर पे इन सभी से ही समस्याएं हमारी बढ़ती हैं। पहले जो लोग स्मोकिंग करते थे या चूल्हे के संपर्क में आते थे उनमें ज़्यादा सीओपीडी पाया जाता था, लेकिन अब जो अर्बन पॉपुलेशन है जहाँ पे पोल्यूशन मेन प्रॉब्लम है, हो सकता है बहुत सारे लोग हम में से स्मोक नहीं करते, लेकिन आजकल अब जो एनवायरनमेंट है उसमें डे टू डे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, चाहे वो व्हीकल ट्रैफिक की वजह से हो, चाहे वो पराली की वजह से हो, चाहे वो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन हो। तो सारा पोल्यूशन जब अल्टीमेटली जब हम इनहेल करते हैं तो उससे हमारी सांस की नलियों के अंदर सूजन आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। जो हम AQI की डेफिनेशन जैसे हम कहते हैं ना, तो हम डेली कह रहे हैं AQI इतना है, PM 2.5, PM 400 भी आ गया। तो वो जो जितना हम कह रहे हैं कि अगर इट इज़ मोर देन 200 जो भी अर्बन पॉपुलेशन के जो, तो
अब AQI 400 में ऑलमोस्ट हम कह रहे हैं कि डेली अगर हम इतना ये AQI 400 है तो नॉर्मल इंसान भी अराउंड 1 पैकेट ऑफ सिगरेट, अराउंड 20-25 सिगरेट तो वो डेली अपने आप ही पी रहा है। तो वो स्मोक नहीं कर रहा, वो स्मोकिंग नहीं कर रहा एक्टिव, बट वो धुएं को तो पी रहा है। तो उससे उसके लंग्स को कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म, अगर ये बहुत लंबे टाइम तक वो रहेगा इस एक्सपोजर में, तो उसके लंग्स पे कहीं ना कहीं COPD के इफेक्ट्स आने लगेंगे, जिसमें कि बेसिक उसको थोड़ा सांस में दिक्कत हो, या बलगम ज़्यादा बने, या उसके गला बार बार ख़राब हो। और भी इससे अब COPD के बाद हम देखते हैं कि COPD एक सिस्टमिक, कई बार सिस्टमिक डिसऑर्डर भी एक तरह से बन जाता है कि COPD होने के बाद पेशेंट को कोई कार्डियक इश्यूज भी आ जाते हैं, उसकी बोन्स वीक हो जाती हैं, मसल्स वीक हो जाती हैं, और एक तरह से एक्ट एज है कि जिसमें हमें मल्टी डिसऑर्डर एक तरह से हमें उसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है। और अब इसके लिए अब जैसे हम देखते हैं कि COPD में बड़ी आसानी से हम डायग्नोसिस पहले बना लेते हैं कि हमें अगर लग रहा है किसी पेशेंट को प्रोग्रेसिव डिजीज़ है और उसका सांस फूल रहा है, और तो हम पहले स्पायरोमेट्री, हमारे पास टूल्स हैं जिससे कि हम पहले डायग्नोसिस कर सकते हैं COPD का, और उसके बाद हम देखते हैं कि बड़ा सिंपल है इसका ट्रीटमेंट, कोई ऐसा कोई वो नहीं है कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो, जिसमें मेनली ब्रोंकोडायलिटस पेशेंट को हम प्रिस्क्राइब करते हैं, जिससे कि पेशेंट के सांस में आराम मिलता है। और वी एडवाइस कि अगर वो स्मोकिंग करंट स्मोकर हैं तो उनको बंद करना चाहिए, या फिर उनका कोई ऐसा एक्सपोजर है जहाँ पे बहुत ज़्यादा धुआं है या फिर पॉल्यूशन है, तो उससे आसपास वो ना जाए, या वहाँ से अपना कोई और एक ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब बहुत सारे पेशेंट आते हैं जिनका धूल मिट्टी का काम है, खून प्रेशर का काम करते हैं, या इंडस्ट्रियल एक्सपोजर है पोल्यूशन का, तो उन सब से भी उनको बचने की ज़रूरत है। तो COPD में हम मोस्टली काफ़ी आइडेंटिफाई कई बार नहीं हो पाता, क्योंकि हम देखते हैं 50% पेशेंट्स जो COPD के हैं उनको पता ही नहीं होता कि उन्हें COPD है। तो एक तो इसका डिटेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए ये हम एक अवेयरनेस के लिए एक COPD डे का एक ये है कि प्रोग्राम है, जिसमें कि अगर किसी को भी इस तरह के सिम्टम है तो पहले जाके अपने डॉक्टर से इस तरह वो डायग्नोसिस बनेंगे COPD के, तो कोई लक्षण नहीं है उसमें। तो डॉक्टर साहब, इसमें जैसे एक तो बचाव कैसे किया जाए, अगर ये बीमारी का रेशो अगर बात की जाए 100 में से कितने लोग पीड़ित पाए जाते हैं, और थर्ड कि इसका डेथ रेशो कितना है, मतलब अगर वर्ल्ड की और इंडिया की बात की जाए तो। जैसे वर्ल्ड में हम कह रहे हैं कि इंडिया में ऑलमोस्ट 40 मिलियन, लगभग 3 से 4 करोड़ लोग इंडिया में हैं जो करंटली COPD के हो सकते हैं। अब उसमें आप लगा लो कि हम पर 100 की बात करें तो 4 से 5 लोग, 3 to 4 पर्सन कैन हैव COPD, वो लेकिन उसमें डायग्नोसिस टाइमली नहीं हो पाता, क्योंकि अर्ली COPD को डिटेक्ट करना एक मुश्किल है, क्योंकि जब तक वो स्पायरोमेट्री में नहीं आएगा तो अर्ली COPD डिटेक्ट नहीं होता। बहुत सिम्टम्स इतने माइल्ड होते हैं कि कई बार पेशेंट उनको सहन कर लेता है, लेकिन कई बार माइल्ड टू मॉडरेट COPD में वो पेशेंट कई बार अपने आप ही कई बार दवाई लेता रहता है, दिखाता नहीं है टाइम से। तो ये काफ़ी मतलब एक बताया, जैसे कि मैंने कार्डियक कॉजेज़ के बाद सेकेंड लीडिंग कॉज है जिससे कि मोर्टेलिटी होती है इंडियन डाटा के अकॉर्डिंग, और ऐसा ही मतलब ऐसा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है जिससे कि मोर्टेलिटी को हम कम कर सकते हैं फ्यूचर में, अगर इसका करेक्ट ट्रीटमेंट पेशेंट को दिया जाए। तो डॉक्टर साहब, आप बताओगे किस तरह की दवाई का इस्तेमाल किया जाना चाहिए बचाव के लिए, डॉक्टर ट्रीटमेंट वो किस तरह का है और कैसे वो। COPD के ट्रीटमेंट में जो समस्याएं हैं वो बेसिकली लोगों को परसेप्शन की सबसे बड़ी जो समस्या है। हमें कोई भी प्रॉब्लम है अगर हमारे किसी भी अंग में, तो हम आजकल टारगेटेड और प्रिसीजन मेडिसिन का ज़माना है। पहले क्या था कि भाई कोई भी समस्या है तो एक गोली खा ली, वो गोली पूरे शरीर में जा रही है, जहाँ उसकी आवश्यकता है वहाँ भी, और जहाँ नहीं है वहाँ। लेकिन 2023 में अब जो समय है वो है टारगेटेड मेडिसिन का, यानी कि जिस अंग में आपको समस्या है वहीं पे ही दवाई जाए, वहीं पे असर करे, बाकी शरीर उससे इफेक्ट ना हो। तो इस COPD के ट्रीटमेंट में जो मेन जो कॉर्नरस्टोन है वो है इनहेलेशन थेरेपी। इनहेलेशन थेरेपी बेसिकली इनहेलर्स के माध्यम से दी जाती है, जिसमें दवाई की मात्रा काफ़ी कम रहती है, जिससे कि व्यक्ति को एक तो आराम जल्दी आता है, दूसरा उसके साइड इफेक्ट्स नहीं रहते, क्योंकि जो दवाई की मात्रा है वो इतनी कम है कि अगर आप उसको टैबलेट से कंपेयर करेंगे तो उस टैबलेट से लगभग 30 गुना कम मात्रा में हम दवाई पेशेंट को दे रहे हैं, तो उससे जल्दी रिलीफ प्लस लंबे समय तक रिलीफ रहता है।
तो लोगों को बचाव के लिए क्या संदेश देंगे आप, कैसे बचा जाए लोगों को? बचने के लिए सबसे पहले वही दो तीन मेन फैक्टर्स हैं। सबसे पहले जो लोग एक्टिव स्मोकर हैं, किसी भी तरह से धूम्रपान कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं, उन सभी लोगों को उसको छोड़ देना चाहिए। ये ना केवल COPD को बढ़ाता है, ये बाकी बीमारियों को भी बढ़ाने का कारण बनता है। सेकेंडली, जो हमारे घर में फीमेल्स हैं, जो गांव में आमतौर पे ग्रामीण परिवेश में चूल्हे पे काम कर रही हैं, आजकल वैसे भी सरकार सभी को सिलेंडर दे रही है, तो सिलेंडर पे काम करना चाहिए। मैं सभी लोगों को ये कहता हूँ कि काम की मनाही नहीं है, लेकिन धुएं की मनाही है, तो धुएं से बच के रहें। थर्डली, जो हम शहर में रहती हैं, अर्बन पॉपुलेशन है, जो स्मोक नहीं कर रहे, चूल्हे पे के संपर्क में नहीं आ रहे, उनको एटलीस्ट घर से बाहर जाएं आजकल के वातावरण में, तो एटलीस्ट मास्क का प्रयोग करें। उससे ना केवल आप इस इन्हेलेशन एक्सपोजर से बच सकते हैं, साथ में बहुत सारी कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं जिनसे भी आप बच सकते हैं। तो ये 3-4 मेन चीज़ें हैं जिससे हम ये कर सकते हैं। इसके अलावा जो हेल्दी लाइफस्टाइल है, हमारी डेली एक्सरसाइज है, योगा है, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं, ये भी आपकी इम्यूनिटी को बूस्टअप करने में हेल्प करती है। तो लॉन्ग टर्म में ये आपको डिजीज प्रोग्रेशन में और डिजीज प्रिवेंशन में हेल्प करेगी। तो इस डॉक्टर साहब, आजकल एक प्रचलन चला हुआ है हुक्के का। यूँ कहते हैं कि हुक्के का पानी वो खुद से फिल्टर हो गया, इस टाइप से आता है, तो उससे भी ये बीमारी कितनी घातक है? जो हुक्का है उसके अंदर पहली बात तो ऐसा है नहीं कि उससे कोई साइड इफेक्ट नहीं। ये एक कॉमन मिसबिलीफ है कि हुक्का पीने से कोई साइड इफेक्ट नहीं होते, पानी में छन के आता है तो इसलिए तंबाकू को असर नहीं रहता। अगर ऐसा हो तो फिर हुक्के का टेस्ट भी नहीं आना चाहिए, तंबाकू का टेस्ट भी नहीं आना चाहिए, लेकिन वो तो आ रहा है। जब तंबाकू का टेस्ट आ रहा है और वो धुआं अंदर जा रहा है, कोई भी व्यक्ति हुक्का पी रहा है तो धुआं तो इनहेल कर ही रहा है ना वो अंदर, और उसके बाद धुआं बाहर भी निकल रहा है शरीर में, तो धुआं जब अंदर जाएगा तो समस्या तो क्रिएट करेगा, लेकिन ये प्रोसेस स्लो होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आज किसी व्यक्ति ने हुक्का पीना शुरू किया तो कल उसको COPD हो जाएगा। ठीक है, बहुत सारे लोग मुझे ये कहते हैं हमारे गांव में तो बहुत सारे लोग इतने सालों से पी रहे हैं, उनको नहीं हुआ तो मेरे को भी नहीं होगा, लेकिन ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि किस व्यक्ति को कितने समय में होगा। डेफिनेटली ये नुकसानदायक है और इसको बंद करना चाहिए। तो इसमें सर महिलाएं ज़्यादा प्रभावित होती है, पुरुष, और किस एज तक ज़्यादा फैक्टर करता है? जनरली हमारी पॉपुलेशन के अंदर मेल्स ज़्यादा अफेक्टेड रहते हैं, क्योंकि स्मोकिंग एक्टिव स्मोकर मेल्स ज़्यादा रहते हैं हमारी सोसाइटी के अंदर। लेकिन ग्रामीण परिवेश में से फीमेल्स भी हमें मिलती हैं, उसमें चूल्हा स्मोकिंग तो एक है ही है, लेकिन बहुत सारी फीमेल्स हमारे ग्रामीण परिवेश में एक्टिव स्मोकर भी हैं जो बीड़ी पीती हैं, तो उसकी वजह से उनके अंदर भी COPD की समस्या हमें काफ़ी मिलती है। तो उन दोनों ही पॉपुलेशन के अंदर मेल ज़्यादा है, फीमेल्स कम है, लेकिन फीमेल्स नहीं है ऐसा भी नहीं। COPD हेरिडिटी और जीन्स पे भी इफेक्ट करता है? यस, कुछ डिसऑर्डर्स ऐसे हैं जो जेनेटिकली इससे ज़्यादा प्रीडिस्पोज रहते हैं, कुछ लोग इंडिविजुअल्स ऐसे हैं, क्योंकि कोई भी जो डिजीज़ है वो एनवायरमेंटल फैक्टर और जेनेटिक फैक्टर जब दोनों इकट्ठे होंगे तभी होगी। तो जो लोग कहते हैं कि भाई हमारे गांव में एक व्यक्ति है जो 30 साल से बीड़ी पी रहा है लेकिन उसको कोई दिक्कत नहीं है, और हो सकता है एक व्यक्ति ऐसा हो जिसने 2 साल ही बीड़ी पी है लेकिन उसको एक्टिव COPD है। तो जेनेटिक फैक्टर्स हमारे बहुत डिटरमिन करते हैं कि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी कितनी है, हम कितना उससे लड़ सकते हैं और हम कितना जल्दी डिजीज को कैच करेंगे। सर, अगर हम बात करें सिंपल भाषा में, किस तरह के सिम्टम पेशेंट को होंगे ताकि पेशेंट जब घर बैठ के ये लेते रहते हैं दवाइयाँ, तो कैसे पहचाने कि हमें ये दमा, अस्थमा या COPD है? सिम्टम्स बहुत ही कॉमन है। आमतौर पे किसी व्यक्ति को खांसी आना, खांसी में बलगम आना, छाती में जकड़न रहना, चलने में सांस चढ़ना, सांस फूल जाना, सांस लेने में सीटी की आवाज़ आना, ये सभी ऐसे लक्षण हैं जो COPD के अंदर हो सकते हैं। सभी लक्षण एक साथ हों ऐसा ज़रूरी नहीं है। किसी व्यक्ति में खांसी पहले हो सकती है, किसी व्यक्ति में सांस चढ़ने की समस्या पहले हो सकती है, किसी व्यक्ति में सिर्फ बलगम आ सकता है, तो कम्बिनेशन ऑफ सिम्टम्स होंगे। तो किसी भी व्यक्ति को इनमें से कोई भी अगर सिम्टम्स परसिस्टेंट है तो उसको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। सर, COPD भी क्या जेनेटिक है? जैसे अस्थमा बोलते हैं कि माँ बाप से बच्चे में आ सकता है, तो क्या COPD भी ऐसे आ सकता है? नहीं, COPD में जेनेटिक फैक्टर्स प्ले करते हैं, लेकिन ये ट्रांसमिसिबल नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो है वो मेन फैक्टर है। जेनेटिक फैक्टर रोल प्ले करते हैं, लेकिन वो उतना रोल प्ले नहीं करते जितना अस्थमा के अंदर करते हैं। अस्थमा के अंदर जो रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन है जेनेटिकली वो बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू COPD। COPD के अंदर मेन फैक्टर एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, तो अगर एनवायरमेंटल फैक्टर्स को हम कंट्रोल कर लें तो हम COPD से काफ़ी हद तक बच सकते हैं। सर, अभी जैसे आपने बताया कि COPD के ट्रीटमेंट के लिए इनहेलेशन जो है वो बेस्ट ट्रीटमेंट है, बट अभी भी हम देखते हैं कि लोग इस ट्रीटमेंट को एक्सेप्ट नहीं करते बहुत जल्दी, तो उस बारे में आपका क्या? उसका जो मेन एक कारण है वो ये है कि मैनी टाइम जो एक कॉमन मिसबिलीफ है कि अगर हम इनहेलर लेना शुरू कर देंगे
तो हमें इसकी आदत पड़ जाएगी और आफ्टर दैट फिर हम ये दवाई बंद नहीं कर पाएंगे। अब समस्या एक्चुअली उस दवाई में नहीं है, समस्या डिजीज के कोर्स में है। किसी व्यक्ति को सपोज समस्या शुरू हुई 2020 में, व्यक्ति डॉक्टर के पास गया 2025 में, दवाई लेनी शुरू करी उसने सही ढंग से 2028 में, तो हमने 7-8 साल तो पहले वैसे ही निकाल दिए। ऑलरेडी उसकी जब स्टेज स्थिति में आ गया कि अब सांस चढ़ने शुरू हो गए हैं, तब उस व्यक्ति ने दवाई लेनी शुरू की। अब चूंकि दवाई हमने लेट लेनी शुरू करी, तो अब डिजीज ऑलरेडी प्रोग्रेस हो चुकी है, फेफड़े हमारे कमजोर हो चुके हैं, तो उसमें हमें रेगुलर मेडिकेशन की आवश्यकता पड़ेगी। तो उसमें समस्या हम मेडिकेशन की नहीं है। अब व्यक्ति उससे कोरिलेट ये कर रहा है क्योंकि मैं इन्हेलर ले रहा हूँ इसलिए बीमार हूँ। एक्चुअल में अगर वो इन्हेलर ले या टैबलेट ले, दोनों ही कंडीशन में उसको ट्रीटमेंट तो लेना ही पड़ेगा, तभी वो ठीक रह सकता है। तो उसमें इन्हेलर का दोष नहीं है। ऑन द कंट्रेरी, इन्हेलेशन थेरेपी के अंदर जो डोज है वो काफ़ी कम हो जाती है, जिससे कि व्यक्ति लंबे समय तक ठीक रह सकता है विदाउट साइड इफेक्ट्स। जब सर, हम कितने- OPD में एक बार देखते हैं ना कि जैसे हम पेशेंट्स को रोटावायरस या इनहेलर्स जो भी हम प्रिस्क्राइब करते हैं, और जब हम पेशेंट आता है कि 1 मंथ की थेरेपी या जो भी हम थेरेपी देते हैं, और जब हम उनसे पूछते हैं कि स्पेसिफिकली आपने इनहेलर लिया या रोटा कैप लिया, वो सारी दवाइयाँ गोलियाँ खा के आता है। स्पेशली आज ही मैंने पूछा कि जैसे उसको एक लेडी थी पंजाब साइड से, यहाँ टोहाना से, तो मैंने पूछा ये कि आपने रोटा कैप लिया स्पेसिफिकली, तो कहती थी ये तो मैंने एक दिन छोड़ के एक दिन लिया, लेकिन गोलियां मैंने सारी खाई हैं टाइम से। तो एक टैबू है। मैंने कहा क्यों नहीं लिया? कि जी गांव में कहा था जी इसकी तो लत लग जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा टैबू है कि ये आप गोली खा रहे हैं डेली, गोली की क्या लत लगती है? तो आप गोली खाना पसंद कर रहे हैं, लेकिन आप जो मेन जो 70% जो आपकी मेन थेरेपी है, बल्कि कुछ लोगों को तो सिर्फ इनहेलर्स के अलावा कुछ देना भी नहीं पड़ता, तो वो पेशेंट लेने में कतराता है, कहीं ना कहीं वो डिले करता है, छोड़ता है, स्किप करता है, अडेरेंस टू द ट्रीटमेंट नहीं होता, तो उसकी डिजीज प्रोग्रेस कर जाती है। तो जो जहाँ पे हमें बहुत ही माइल्ड डोज देनी पड़ती है, उसकी डोजेज बढ़ानी पड़ती है, और वो कई बार फिर रिकरेंट एक्सेसरबेशन होता है। वो जो माइल्ड टू मॉडरेट सीओपीडी है, वो सीवियर सीओपीडी की कैटेगरी में आ जाता है। सर, एक सीओपीडी पेशेंट को कितने टाइम तक दवाई लेनी पड़ती है, और क्या सीओपीडी दवाई से जड़ से खत्म हो जाता है? प्रॉपर इलाज है सीओपीडी के अंदर नाम ही है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज, नाम में ही क्रोनिक है। क्रोनिक का मतलब जो डिजीज लंबे समय तक चलने वाली है। तो इस डिजीज को हम कंट्रोल कर सकते हैं, पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते, लेकिन ये इस बात पे डिपेंडेंट है कि व्यक्ति किस स्टेज में प्रेजेंट किया है। अगर कोई व्यक्ति जल्दी आ जाए, अर्ली डिटेक्शन हो जाए, जहाँ पे फेफड़ों में परमानेंट डैमेज बहुत ज़्यादा नहीं हुआ है, तो व्यक्ति को हम ये बता सकते हैं कि आपकी डैमेज का कारण ये है, और उस एक्सपोजर से अगर व्यक्ति बच जाए तो डिजीज प्रोग्रेशन नहीं होगा। तो इन दैट केस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा दवाइयों की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन जिन लोगों के फेफड़े ऑलरेडी खराब हो चुके हैं, उन लोगों के अंदर दवाई उनको रेगुलरली लेने की आवश्यकता पड़ेगी। इसमें बेसिकली वही क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है सीओपीडी। सो जो पेशेंट्स जो करंट स्मोकर्स हैं, अगर वो अपनी स्मोकिंग छोड़ देते हैं, आफ्टर 1 और 2 ईयर्स हम देखते हैं कि जो क्वांटिटी ऑफ इनहेलर्स हैं या फिर जो मेडिकेशन है, उनकी डोज बहुत कम हो जाती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और कुछ पेशेंट्स को तो ऐसा होता है कि उनको समर्स में बहुत कम डोजेज या वो इनहेलर्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। विंटर्स में, और जब ये पॉल्यूशन का एक सीज़न होता है हमारा, उस टाइम पे उन पेशेंट्स को इनहेलर्स लेने पड़ते हैं। अदरवाइज दे बिकम स्टेबल, कि हम उनको कहते हैं स्टेबल सीओपीडी है, कि उनको ऑन एंड ऑफ वो ट्रीटमेंट चाहिए होता है। रेगुलर कई बार वो स्किप भी कर सकते हैं। कुछ पेशेंट हैं जो कई बार आते हैं कि उनकी ट्रीटमेंट जब उनका सीओपीडी स्टेबल हो चुका है, तो वो कहते हैं हम लास्ट 6 महीने से बिल्कुल ठीक थे, हमें दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन इस मौसम में उनको फिर से दवाइयों की ज़रूरत पड़ने लगती है। तो पूरी तरह ठीक नहीं होता, समहाउ वो स्टेबल हो जाता है और दवाइयों की कम आवश्यकता पड़ती है। अब इनहेलेशन थेरेपी में अगर आप देखेंगे तो जितनी भी डोजेज हैं किसी भी इनहेलर के अंदर, वो माइक्रोग्राम में, टैबलेट मिलीग्राम में आती है, और 1 मिलीग्राम में 1000 माइक्रोग्राम है। तो व्यक्ति को अगर कोई भी अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति इस डोज को कन्वर्ट करेगा तो वो इजीली समझ सकता है कि वो कितनी डोज व्यक्ति ले रहा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम मिलीग्राम और माइक्रोग्राम के अंतर को भी देखने की कोशिश नहीं करते। सर, एलर्जी में और सीओपीडी और अस्थमा, ये तीनों हमारे जैसे गांव में अगर देखते हैं तो सबको दवाई बोला जाता है एक तरीके से, तो इनमें क्या क्या अंतर है तीनों? एलर्जी और अस्थमा बेसिकली एलर्जिक प्रॉब्लम्स हैं जिसमें कोई ना कोई एनवायरमेंटल ऐसा फैक्टर है जिससे ट्रिगर होता है, चाहे वो डस्ट हो, चाहे वो पोलन हो, चाहे वो कोई तेज स्मेल हो, चाहे वो इमोशनल फैक्टर्स हों। उन सभी फैक्टर्स से व्यक्ति को सांस लेने में समस्या होती है, लेकिन वो आमतौर पर टेम्परेरी होती है।
अस्थमा के अंदर समस्याएं इतनी परसिस्टेंट नहीं रहती जितनी सीओपीडी में रहती हैं। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अगर अस्थमा अनट्रीटेड है तो वो सीओपीडी के फीचर्स भी उसमें साथ में आ सकते हैं, लेकिन दोनों की जो पॉजिटिव एजेंट हैं और दोनों का जो मैकेनिज्म है वो अलग अलग है। अगर अर्ली स्टेज में देखा जाए तो अस्थमा हो सकता है साल में किसी व्यक्ति को, अगर इनिशियल स्टेज में देखें तो उसका साल में 1-2 बार ही हो कि जी जब मौसम बदलता है या एक पर्टिकुलर सीजन के अंदर मुझे ये समस्या होती है, उसके पश्चात नहीं होती। 15-20 दिन व्यक्ति दवाई लेता है, उसके पूरे साल को कोई सांस की दिक्कत ही नहीं आती। तो अस्थमा के अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है और व्यक्ति ये आइडेंटिफाई कर सकता है कि मुझे इस पर्टिकुलर सीजन में या इस चीज़ से या ये चीज़ खाने से या इस टेस्ट स्मेल से मुझे दिक्कत होती है। सीओपीडी में आमतौर पे ऐसे ट्रिगरिंग फैक्टर्स नहीं होते। एक अब हम कहते हैं अस्थमा सीओपीडी ओवरलैप है, यहाँ पे पेशेंट करंट स्मोकर है लेकिन साथ में उसको एलर्जिक इश्यूज भी हैं कि मान लो उसको साथ में हम कह रहे हैं कि उसको अस्थमा के फीचर्स भी हैं बट वो सीओपीडी भी है, तो हम कहते हैं हमें कॉम्बिनेशन का ही दोनों का ट्रीटमेंट देना है उसको। तो एक तो उसको यही एडवाइस करना है कि आप सीओपीडी की तरह आप स्मोकिंग बंद करें जिससे कि आपका सीओपीडी ठीक हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसको बैकग्राउंड कोई एलर्जेंस हैं जो उसके एनवायरनमेंट में हो सकते हैं, उससे वर्क रिलेटेड हो सकते हैं जहाँ पे वो काम कर रहा है, तो वो हमें उस केस में हमें एज ए अस्थमा सीओपीडी ओवरलैप करके जिसमें हमें दोनों का ट्रीटमेंट उस पेशेंट को देना होता है अकॉर्डिंगली। तो ये सब इश्यूज हैं हमारे बेसिकली सीओपीडी में। अब ट्रीटमेंट डिपेंड करता है स्टेजिंग पे कि आप कौन सी स्टेज में आप सीओपीडी आपके पास आ रहा है। अगर पेशेंट काफ़ी स्टेबल सीओपीडी है तो मोस्टली आजकल हम कहते हैं कि इनहेल स्टेरॉइड्स का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, वी कैन गिव ओनली ब्रोंकोडायलेटर्स। और एज प्रोफाइल अगर बहुत ज़्यादा है तो नेबुलाइजर्स का काफ़ी अच्छा रोल है, जिसमें कि अगर बच्चे और बड़े जो इनहेलर्स या रोटाइलर नहीं ले पाते उनको हम इनहेलर्स की जगह हम नेबुलाइजर्स प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। और अगर वो पेशेंट बार बार सीओपीडी में लैंड अप कर रहा है तो उसका जो लंग फंक्शन है वो रैपिड डिक्लाइन करेगा और कहीं ना कहीं उसमें मोर्टेलिटी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं।